देखते देखते हम लोगों का टैक्स का मोरलेस सब चैप्टर खत्म हो गया। आज से हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे इसका रेलेवेंस नॉट ओनली सेमेस्टर 4 के साथ है, इसका रेलेवेंस उसके साथ हम लोगों का सेमेस्टर 5 में भी है। मतलब ये चैप्टर के ऊपर बहुत क्वेश्चन, जैसे इस सेमेस्टर में भी होगा, इस चैप्टर के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन, बहुत इम्प्लीकेशन 100% आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में भी होगा। तो ये चैप्टर हम लोग 4 क्लास में कवर करेंगे, तो अच्छी तरह से आप इस चैप्टर को देखेंगे। और नॉट इवन दैट, छोटा मोटा काम में भी ये बहुत काम में आता है। तो आज हम बात करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। अगर आप याद करेंगे, मैंने जिस दिन फर्स्ट क्लास नंबर 1 क्लास आपको किया था कॉलेज में, वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखाया था कैसे टैक्स कंप्यूट होता है। खाता खोलिए, उसमें फर्स्ट चैप्टर सबके पास होगा। वहाँ पर 5 हेड में इनकम, उसके बाद ऐड करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम आता है, सेट ऑफ होता है, उसके बाद जो होता है उसका नाम होता है डिडक्शन। मतलब आप जो इनकम करते हैं, लॉजिक बोलता है उसी की इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट आपको सेविंग्स एनकरेज करने के लिए, आपको सोशल सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए कुछ छूट देता है, बेनिफिट देता है। किससे? टैक्स देने से। ये जो बेनिफिट देता है उसका नाम ही डिडक्शंस है। डिडक्शन का नाम देख के ही आपको पता चल जाता है, इट इज रिडक्शन, रिड्यूस करना। क्या रिड्यूस करना? आपने जो 5 हेड टोटल करके आपने लिखा था ग्रॉस टोटल इनकम, उसको रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे उसका प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रोविजंस है, कुछ एक्सपेंडिचर बेस्ड है, कुछ इनकम बेस्ड है। आप लोगों को हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो डिडक्शन का मतलब तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरीज, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस, ये 5 हेड ऐड करने के बाद आपका आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ये ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग कुछ माइनस करेंगे, इसी का नाम होता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ये माइनस करने के बाद ही आपका आ जाता है टोटल इनकम। आप लोग जानते हैं उसके ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके? नाउ सवाल है, ये डिडक्शन कैसे आएगा? आप लोगों का सिलेबस अगर देखेंगे, डिडक्शंस 2 प्रकार आपका सिलेबस में है। एक एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन, दूसरा इनकम बेस्ड डिडक्शंस। मतलब कुछ डिडक्शन है जो इनकम के ऊपर निर्भर करेगा, कुछ डिडक्शन है जो एक्सपेंडिचर के ऊपर निर्भर करेगा। ये एक्सपेंडिचर भी 2 तरह का है, पर्सनल बेनिफिट, दूसरा सोशल बेनिफिट। पर्सनल बेनिफिट के लिए जो जो
एक्सपेंडिचर करते हो जिसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा उसमें है 80C, D1, CC, C, 80 CCE, 80 CCD 1B। जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे 80D, 80DDB, 80E, 80GG, सोशल बेनिफिट के भीतर आता है 80DD, 80G, 80GGC, इनकम बेस्ड डिडक्शन में आपको हम लोग पढ़ेंगे 80 TTA, 80U। मतलब ये इतना डिडक्शन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम समाप्त होता है। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक तरीके से काम करेंगे, एक एक तरीके से समझेंगे और उसके बाद उसका इम्प्लीकेशंस देखेंगे। चलिए, तो ये कॉन्सेप्शन आपका क्लियर हो गया। तो डिडक्शन क्या है, कहां से माइनस होता है मैंने देख लिया। जो ये डिडक्शन माइनस होता है आपका ग्रॉस टोटल इनकम से। वो माइनस करने के बाद क्या आता है, टोटल इनकम। डिडक्शन कितना प्रकार का है, दो प्रकार, एक्सपेंडिचर बेस्ड, इनकम बेस्ड। एक्सपेंडिचर दो प्रकार के लिए एक्सपेंडिचर, एक पर्सनल बेनिफिट, एक सोशल बेनिफिट, दूसरे का बेनिफिट। इनकम बेस्ड डिडक्शन में है 80 TTA, 80U। ये सब हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। इसके संबंधित में एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, कौन कौन सा इनकम से आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता है। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A is available. For the following income, क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म नहीं, जो 111A में कवर होता है। आपको याद करने के लिए सिर्फ बोल देता हूं, इसका स्पेशल रेट होता है 20%, इसका रेट होता है, टैक्स रेट होता है 15%। याद करो, मैंने सिखाया था। 111A का केस मतलब जहां पर आपसे डोनेशन, आप सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज से कोई शेयर, लिस्टेड शेयर आपने बेचे है, उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है, तो वो 15% के रेट में टैक्सेबल होगा। 112 इसके भीतर नहीं आता है, बिकॉज पूरा ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उससे एक्सक्लूड करके रखा है। और 3, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस वर्ड पजल, कार्ड गेम, टीवी गेम शो, डॉट डॉट। मतलब ये इस नेचर का इनकम के ऊपर अगर आप करते हैं उससे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा।
सो दैट इज अ एग्जाम नोट। मतलब आपका मान लीजिए सैलरी इनकम है 4 लाख, सैलरी इनकम है 2 लाख और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 5 लाख। आपका टोटल डिडक्शन सब सेक्शन मिला के आया है 3 लाख। तो आप सैलरी से तो माइनस कर सकेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप माइनस नहीं कर सकेंगे, बिकॉज उसके ऊपर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, बिकॉज नो डिडक्शन अंडर सब चैप्टर 6A इज अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग इनकम। उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा? 111A वाला केस। और लास्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेस। अच्छा नहीं देखा लॉटरी हॉर्स रेस। चलिए ये था ब्रीफ। अब हम एक एक कंपोनेंट को पकड़ेंगे। पहले कंपोनेंट के काम करेंगे 80C, देन 80CCD से 80CCC, 80CCD1, 80CCE, 80CCB1E। ये 4 को मैं एक ग्रुप में डालता हूं। ओके, करने के टाइम ही आपको पता चल जाएगा। चलिए मजा करते हैं। मैं जैसे ही बोलता हूँ मेरा बेटी ही करना शुरू कर देता है, उसको भी मजा आ जाता है सुनने। चलो जी, कितना तक कवर हुआ है? चलिए करते हैं मजा। फर्स्ट हम लोग जो काम करेंगे 80C के ऊपर। 80C ऐसा कैटेगरी को आइडेंटिफाई करता है, ये सब सेक्शन ग्रुपिंग सेक्शन, मतलब उस सेक्शन के अंडर में बहुत सारा लिस्ट बोल दिया है। ये सब करते हो तो आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो चलिए 80C में आते हैं। ये ऐसा सेक्शन है जहां पर इन्वेस्टमेंट अगर आप खुद का फ्यूचर के लिए करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। तो देखते हैं क्या क्या कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो 80C में फर्स्ट लोअर ऑफ द टू A, gross qualifying amount, that is gross qualifying amount. B, चलिए ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट एंड बी ₹1,50,000, that is a statutory limit. Okay, statutory limit। तो दोनों में जो लोअर है उसी को आप डिडक्शन बोल के मानेंगे ना। सवाल है व्हाट इज ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, मतलब क्या क्या लेके ये अमाउंट क्वालिफाई करता है। चलिए देखते हैं। आपका बैंक का सेविंग्स भी तो आपका क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है। आप शेयर खरीद रहे हैं वो भी तो आपका इन्वेस्टमेंट है। क्या यहाँ पर क्वालिफाई करेगा? क्वालिफाई मतलब कौन इस लिस्ट में आ सकता है, कौन इसमें नहीं आ सकता है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल कितना आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं होता है जितना आ रहा है उतना ही डिडक्शन मिलेगा। आपको डिडक्शन का लिमिट 1,50,000 बोल दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहा है।
1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम। ये पॉलिसी लाइफ के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होता है ना, जो लाइफ के ऊपर, LIC नहीं, लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं, लाइफ के ऊपर जो पॉलिसी होता है वो LIC का भी हो सकता है, कोई बैंक का पॉलिसी हो सकता है, अब तो बहुत सारे अविवा लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है। एनी इंश्योरेंस कंपनी, अगर उस कंपनी से आपने आपका लाइफ सिक्योर करने के लिए कोई इंश्योरेंस लिया, उसके लिए जो पॉलिसी के लिए जो पैसा प्रीमियम आपको भुगतान करना पड़ता है, इसको भी माना जाएगा 80C में क्वालिफाइंग अमाउंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पॉलिसी प्रीमियम। फॉर एसएससी स्पाउस, मतलब वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, एंड चिल्ड्रन। सर जितना प्रीमियम दे उतना ही ना, एक लिमिट है। क्या? उसको मैं दो तरीके से डिवाइड करूंगा। पॉलिसी टेकन बिफोर 1/4/2012, पॉलिसी टेकन आफ्टर 1/4/2012, यहां के लिए मैक्सिमम लिमिट 20% ऑफ पॉलिसी सम एश्योर्ड। मैक्सिमम लिमिट क्या बोला है? 20% ऑफ पॉलिसी सम एश्योर्ड। मतलब आपका एग्जाम्पल, पॉलिसी वैल्यू 4 लाख, प्रीमियम देते हैं 30,000, क्या अलाउ करेगा? ये केस 1 30,000 अलाउड। केस 2 प्रीमियम 90,000 अलाउ करेगा? नो। वाई सर? बोल दिया है अगर 1/4/2012 से पहले लेता है मैक्सिमम आपको अलाउ करेगा 20%। तो 20% ऑफ किसका? सम एश्योर्ड का। सम एश्योर्ड मतलब जो कॉलोकली जानते हैं पॉलिसी वैल्यू, तो पॉलिसी वैल्यू का 20% मैक्सिमम आपको अलाउ कर सकता है। अगर आप प्रीमियम उससे कम देते हैं तो कम मिलेगा, प्रीमियम अगर ज्यादा देते तो 20% तक ही आपको मिले। मैक्सिमम लिमिट क्या है? 20% तक मिलेगा। तो मैक्सिमम लिमिट 20% तक ही आपको मिलेगा। दैट इज अलाउड होगा ₹80,000। वाई? 20% ऑफ 4 लाख। लेकिन वही पॉलिसी अगर 1/4/2012 के बाद लेते हैं तो मैक्सिमम लिमिट 10% ऑफ पॉलिसी सम एश्योर्ड, मतलब पॉलिसी वैल्यू। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम देते हो वो क्वालिफाइड अमाउंट में आता है। उसका कोई लिमिट है ना? अनलिमिटेड नहीं सर, लिमिट है, कैप है। ये कैप का मतलब क्या है? पॉलिसी अगर 1/4/2012 से लेते हैं तो 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू इज मैक्सिमम अलाउड। अगर वही पॉलिसी आप 1/4/2012 के बाद आप लेते हैं, मतलब आप लोग अगर पॉलिसी लेते हैं तो ये क्या होगा? 10% ऑफ पॉलिसी सम एश्योर्ड।
मैक्सिमम लिमिट। ओके, तो ये था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसके किसके लिए, एसएससी का लाइफ, स्पाउस का लाइफ और चिल्ड्रंस का लाइफ। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, पीपीएफ, एसपीएफ कहां पर सुने थे सर? इसके पहले चैप्टर में ही सुने थे। सैलरी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बाय एसएससी। अगर एसएससी खुद कंट्रीब्यूट करता है, मतलब एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको क्वालिफाइंग अमाउंट में आएगा, मतलब ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, पीपीएफ, एसपीएफ बाय द एसएससी। 3, सब्सक्रिप्शन टू एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। 8, एंड 9, बिकॉज अब चल रहा है ये दो ही इशू, मतलब वो उसके नंबर होता है। तो 8 इशू और 9 इशू के लिए अगर आप चाहे तो उसका डिडक्शन आपको मिल सकता है। 4, क्वालिफाई करता है। इंटरेस्ट, credited to NSC, that is accrued interest, बिकॉज हर साल इंटरेस्ट भी क्या होता है, री इन्वेस्टमेंट होता है, तो इनडायरेक्टली आपका इन्वेस्टमेंट ही हुआ। इनकम जो इंटरेस्ट जो एक्रूड हुआ है वो आपका आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। वही इनकम आपको डिडक्शन में भी मिलेगा, एक्सेप्ट लास्ट ईयर इंटरेस्ट, एक्सेप्ट 6th ईयर इंटरेस्ट। वाई 6th ईयर? उसी ईयर में आपका पैसा विड्रॉन होता है, तो उस ईयर का इंटरेस्ट आपको कैसे री इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं होगा। इसलिए 5th ईयर तक हर एक साल का इंटरेस्ट आपको डिडक्शन में मिल सकता है 80C में, लेकिन 6th ईयर का इंटरेस्ट री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसलिए नहीं मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल सेविंग्स स्कीम, गवर्नमेंट का नेशनल सेविंग स्कीम एनएसएस होता है। वहां पर अगर आप पैसा जमा करते हो तो आपको डिडक्शन मिल सकता है। कंट्रीब्यूशन टू, ये लड़की का पापा ही कर सकता है और कोई नहीं। कंट्रीब्यूशन टू सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल सकता है। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस नॉट प्राइवेट ट्यूशन, नेक्स्ट contribution to ULIP और ELSS। ये यूलिप और ELSS क्या होता है? जो लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट कर सकते थ्रू म्यूचुअल फंड करता है, तो ये म्यूचुअल फंड जिसका पैसा पूरा ही इक्विटी में इन्वेस्ट होता है,
उसको बोला जाता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS। इक्विटी लिंक, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स, लिंक मतलब कनेक्टेड है, सेविंग स्कीम। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान मतलब जो इंश्योरेंस मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब इंश्योरेंस का पैसा तो कहीं पर इन्वेस्टमेंट होता है, वो अगर मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है वहां के लिए भी आपको डिडक्शन मिलेगा। सर मुझे इतना सब पता कैसे चलेगा? कुछ नहीं, क्वेश्चन में अगर बोल दिया कंट्रीब्यूशन टू यूलिप, कंट्रीब्यूशन टू ELSS, मतलब कोई स्कीम का नाम बोल के वो बोल देगा यूलिप ESS, यहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपको कुछ नाम नहीं याद रखना है, सिर्फ यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम। फ्यूचर के लिए तो लोग दो तीन चीज करते हैं, सेविंग्स करते हैं और इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। तो अगर जिस इंश्योरेंस प्लान में आप पैसा रख रहे हो वो अगर यूनिट लिंक मार्केट लिंक्ड है तो डिडक्शन मिलेगा, इक्विटी लिंक्ड है मार्केट रिलेटेड है वहां पर भी डिडक्शन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड set up by UTI or any mutual fund company। मतलब पेंशन फंड जो कौन क्रिएट किया है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का, और एनी अदर म्यूचुअल फंड कंपनी अगर ऐसा कोई पेंशन फंड क्रिएट करता है वहां पर अगर आप फ्यूचर के लिए पैसा रखते हैं तो वहां के लिए भी आपको डिडक्शन मिल सकता है। टर्म डिपॉजिट्स मतलब फिक्स डिपॉजिट्स इन बैंक और पोस्ट ऑफिस। मतलब अगर टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस में फॉर 5 years, मतलब कितना साल के लिए? 1-2 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए अगर आप करते हैं। 11 रिपेमेंट ऑफ कैपिटल repayment of capital for housing loan। अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं, रीपेमेंट करते हैं, रीपेमेंट का 2 पार्ट होता है, एक इंटरेस्ट पार्ट, एक कैपिटल पार्ट। आपका इंटरेस्ट पार्ट याद करो, हाउस प्रॉपर्टी में आपको 24B में डिडक्शन मिलता था, 2 लाख तक आपको अलाउ था। 24B हाउस प्रॉपर्टी याद करो, वहां पर सिर्फ इंटरेस्ट, और कैपिटल के लिए आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। ओके, सो देख लीजिए। लास्ट, कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड, कंट्रीब्यूशन नहीं, सब्सक्रिप्शन ऑफ बॉन्ड इशूड बाय नाबार्ड। BARD। क्या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पैसों के लिए कभी कभी बॉन्ड छोड़ता है, वो बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो मतलब ये 12 आइटम आपको दिया है जहां पर अगर आप पैसा रखते हो तो। अच्छा, और एक खाता है
contribution to deferred annuity प्लान। इसका मतलब है इंश्योरेंस कंपनी जीवन अक्षय जीवन धारा होता है ना, आप 20 साल तक पैसा देंगे, उसके बाद वो मैच्योर करेगा और आपको पैसा पूरा नहीं देगा, मरते दम तक आपको पैसा देता ही जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू डिफर्ड एन्युटी प्लान, जीवन अक्षय जीवन धारा, ये सब LIC का बहुत सारा प्लान होता है, अदर इंश्योरेंस कंपनी का प्लान होता है, ये सब मतलब ये सब के लिए आपको डिडक्शन मिल सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। डिडक्शन मिलेगा और नहीं मिलेगा उसका तो मैक्सिमम सीलिंग बोल दिया है 1,50,000। सो दैट इज अ 80C। 80C मतलब डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन फ्यूचर। तो सब देखिए इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर है। सर ट्यूशन फी ऑब्वियसली फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा तो आपका फ्यूचर तो सिक्योर हुआ। तो ये सिर्फ स्कूल लेवल में नो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डन। तो दैट इज अ ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ये 12-13 आइटम लिस्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ATC जैसे ही हो जाता है इसके बाद में ATCCC करूंगा। नंबर 2 ATCCC डिडक्शन लोएस्ट वन। A ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, फाइन अमाउंट, GQA B ₹1,50,000। ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है? कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड set up by LIC Life Insurance Corporation of India or any other insurance company, not mutual fund company except UTI, Unit Trust of India। Why? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अगर पेंशन फंड सेटअप करता है तो वहां पर आपको ATC के अंतर्गत क्वालिफाई करेगा, लेकिन आपका जो पेंशन फंड वो अगर LIC क्रिएट करता है वहां पर अगर पैसा देते हो तो अंडर सेक्शन 80CCC कैफे 80CCC याद रखिएगा, कॉस्ट कंफर्ट कन्वीनियंस, मार्केटिंग का शॉपिंग मॉल का पॉलिसी, तो कॉस्ट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, तो 80CCC में लेवल में डिडक्शन उसको मिलेगा। ओके, तो डिडक्शन इज द लोएस्ट वन, A और B। क्वालिफाई एक ही आइटम करेगा, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड कौन सेटअप किया? सेटअप बाय LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी तो ATC में कवर करता है एक्सेप्ट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 3 ATCCD 1 डिडक्शन लोएस्ट वन।
A, gross qualifying amount. B, रुपीज 1,50,000। सर ये ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होगा सर? नंबर 1 एक ही आइटम होगा, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। अंडर एनपीएस, आप लोग सभी इसका नाम जानते हैं, नेशनल पेंशन, मतलब जहां पर गवर्नमेंट ये पेंशन स्कीम को क्रिएट किया है, नेशनल पेंशन स्कीम। तो जो लोग नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा रखेगा वही लोगों को ये डिडक्शन मिलेगा। सो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड अंडर एनपीएस। ओके, तो 80C मैंने कराया है, 80CCC कराया है, 80CCD1 कराया है। तो याद रखिएगा 80CCC एंड CCD1 मोर और लेस सेम ही है। पेंशन फंड, एक में पेंशन फंड LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी करता है एक्सेप्ट UTI, और दूसरे में वो पेंशन फंड कौन क्रिएट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम NPS। आप लोगों को मजा लग रहेगा, दिमाग में आ रहा है सर तो कोई बंदा आराम से 4.5 लाख का डिडक्शन ले ही सकता है, क्यों नहीं? उसने प्रोविडेंट फंड में 1.5 लाख रुपए रखा, डिडक्शन मिलेगा। उसने नेशनल पेंशन स्कीम में 1.5 लाख रुपए रखा, 1.5 लाख रुपए मिलेगा। उसने LIC का कोई पेंशन फंड में और स्कीम में 2 लाख रुपए रख दिया, 1.5 लाख मिलेगा। मतलब 4.5 लाख तो सर उसका आराम से हो सकता है। कितना मजे का जिंदगी है उसका। 4 80CCE क्या करता है? अंकुश लगाता है, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1। ये अंकुश देता है, क्या है? बेसिक फंड एक ही है, लोएस्ट वन A, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट summation of 80C plus 80CCC plus 80CCD1। B मतलब तीनों मिला के जो डिडक्शन होता है आपका हिसाब से, स्टैट्यूटरी लिमिट ₹1,50,000। मतलब आपका तो क्वालिफाई 4.5 लाख करेगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको डिडक्शन का मैक्सिमम सीलिंग डाल दिया है 1,50,000। मतलब स्टूडेंट क्या करेगा? इनर कॉलम में 86 का वर्किंग करके कैलकुलेशन करके फिगर लाएगा, 80CCC का फिगर लाएगा, 80DDD का CCD1 का फिगर लाएगा, लेकिन उसका मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन 1,50,000 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। मतलब 3 हेड में जो चाहे जा करो, 3 हेड में कुल मिला के 1,50,000 से ऊपर नहीं जा सकता है। हाँ, उसका कम हो सकता है। ओके, मान लीजिए कोई बंदा डायरेक्टली दे दिया है 80CC में 5 लाख रुपया, तो उसको डिडक्शन 5 लाख नहीं मिलेगा, मैक्सिमम जो लिमिट है 1,50,000 वही तक मिलेगा। क्लियर? तो हम लोग को क्या 3 अलग अलग से करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ आइटम है तो आपको अलग अलग कंप्यूट करना पड़ेगा, उसका नंबर है, लेकिन ये ओवरऑल सीलिंग भी आपके पास नंबर 1 के आएगा। चलिए कॉपी कीजिए। इस कैटेगरी में और एक होता है जिससे ये काम समाप्त होता है। करें
अभी तक मैंने जो किया है वो 80 सीसी D1 तक किया है। अब देखते हैं। AC 80 सीसी D1 अभी तक जैसे था वैसे ही था। 5 साल पहले गवर्नमेंट ने बोला है एनपीएस में कोई पैसा नहीं डिपॉजिट कर रहा था। भाई 80 में अगर पैसा मिल रहा है तो क्यों एनपीएस में और भी पैसा डालेगा। इसलिए गवर्नमेंट एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया, क्या 80 CCD1B बोल रहा है अगर पहले लिख लेता हूं, लोएस्ट वन as deduction, A gross qualifying amount क्या होगा, amount contributed to NPS in excess of amount claim under section 80 CCD1 B rupees 50,000। मतलब बोल रहा है अगर आप CCD1 में कुछ क्लेम करना चाहते हैं तो आप कर ही सकते हैं। वो जितना क्लेम किए वो करने के बाद जितना आपका एक्सेस है वो 80 CCD1B में आप क्लेम करेंगे, क्वालिफाई करेगा। और स्टैट्यूटरी लिमिट बोल दिया है 50,000। तो दोनों में जो लोएस्ट है वही डिडक्शन, आपको डिडक्शन मिलेगा। जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब और भी क्लियर होगा। मान लीजिए आपने 1,70,000 आपने एनपीएस में पैसा डाला है, 1,70,000 के भीतर आप CCD1B में क्लेम किए हैं 0, कुछ पैसा क्लेम नहीं किए बिकॉज आपका 80C में ही डिडक्शन कवर हो गया। 1,50,000 से तो ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो आपने क्या किया, वो आइटम को आपने दिखाया कहां पर, 80 CCD1B में। तो ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट हो जाएगा इन एक्सेस ऑफ अमाउंट क्लेम इन CCD1। आपने तो अमाउंट क्लेम इन CCD1 कुछ क्लेम किया ही नहीं, तो पूरा 1,75,000 यहां पर आ जाएगा और आपका मैक्सिमम लिमिट है 50। तो विच वन इज द लोअर, 50 आपको डिडक्शन मिल जाएगा। वही एग्जांपल में मान लीजिए 80 CCD1 में आपने 75,000 क्लेम कर लिया, 75,000 क्लेम कर लिया तो आपके पास कितना बचा रहता है, 1 लाख। वाई, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू एनपीएस 1,75,000 इन एक्सेस ऑफ 75, तो 1 लाख रुपया और डिडक्शन कितना आपको है 50,000। तो दोनों में जो मिनिमम है वही मिलेगा 50,000। मतलब CCD1B एक स्पेशल काइंड ऑफ डिडक्शन आपको देता है एक्सक्लूसिवली अगर कोई बंदा एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है। ये सेक्शन डाला गया है टू प्रोमोट एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम प्रोमोट करने के लिए ये दिया गया है। डन। तो 80 CCD1B लोएस्ट एज डिडक्शन, तो आपका जो सीरीज में मैंने कराना चाह रहा था वो सीरीज आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, इलस्ट्रेशन अभी तक आपका कंप्लीट नहीं है तो हम लोग को इलस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं आज ज़्यादा नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर जो 1 मैंने दिया है वो कराऊंगा, नेक्स्ट दिन बाकी सब कराऊंगा। देखते हैं। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। चलिए, illustration 1 by example 1, computation of deduction under section 80C
A, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट क्या क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अलाउड और नॉट डिसअलाउड? वेरी मच अलाउड, 10,000. Contribution to RPF, contribution to RPF, recognized provident fund, 12,000. Contribution to Sukanya Samriddhi account, contribution to Sukanya Samriddhi account, 8,000. 4, repayment of housing loan, इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करेंगे, repayment housing loan, capital portion, capital 82,000 minus 41,500, 40,500. Subscription to NSC, 8 issue, subscription to NSC, 15,000. Including arrear interest 10,000, of which last year interest 2,500. मतलब ये NSC का रिलेटेड बोल रहा है. accrued interest of NSC excluding last year, कितना? 10,000 minus 2,500. Contribution of ULIP, मैंने बोल दिया था, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, 9,000. Life insurance premium, life insurance premium, LIC भी हो सकता है और एनी अदर कंपनी. कितना? लोएस्ट वन. पॉलिसी कब लिया है? आफ्टर 1/4/2012. प्रीमियम पेड हाउ मच? 15,000. बी 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू 8,000. 80,000 था ना, तो दोनों में लोअर 8,000 डिडक्शन उसको मिलेगा. अगर 1/4/2012 से पहले होता तो 10% का जगह 20% होता. Contribution of ELS, contribution to ELS, of UTI, anyone can do. Equity link 25,000. Fixed deposit post office 30,000. Term deposit at post office
30. Subscription to NABARD bond 16. Subscription to bond issued by NABARD, National Agricultural National Bank of Agricultural and Rural Development. Tuition fee टू चिल्ड्रन की 10 चिल्ड्रन भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, 40,000. तो टोटल आ गया ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट 10, 12, 8, 40, 15, 8, 9, 8, 25, 30, 16, 40, 2,21,000. स्टैट्यूटरी लिमिट कितना? B. स्टैट्यूटरी लिमिट limit 1,50,000. Deduction $1,50,000. आपको 80 में मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 1,50,000. डन. अच्छा, लोएस्ट ऑफ A and B. बाकी जो 3 बचा रहता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे. ओके, चलिए.